आ जाओ भाई। आज हम एक नया टॉपिक जो है और नया सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम एक एक चीज़ की बात करेंगे जो एग्ज़ाम के संबंध में बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे मोटे क्वेश्चन, इससे 2-4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। बिल्कुल फिक्स टॉपिक हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। वो सारी चीज़ें आपके क्लियर कराते हुए मैं चलूँगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं एसिड बेस जो थ्योरी है उसके बारे में, या उससे पहले बात करते हैं, पहले बफर के बारे में बात करते हैं। तो जो बफर हैं वो क्या हैं उनके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। और बफर, आपको पता है बफर का काम होता है किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच है उसको उस रेंज के अंदर मेंटेन रखना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए ये मेरे पास में इस बीकर में एक सॉल्यूशन है और मुझे लग रहा है कि समय के साथ में, यानी आज इसको बनाया हमने और धीरे धीरे इसकी पीएच यदि चेंज हो सकती है और मैं चाहता हूँ कि इसकी पीएच चेंज नहीं हो, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक सूटेबल बफर ऐड करूँगा। क्योंकि बफर का काम है इस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करना। सूटेबल बफर का मतलब क्या है, यदि इसकी पीएच जितनी भी आपको रखनी हो, आपने कहा इसकी पीएच मुझे 4 से 5 के बीच रखनी है, तो इस तरह का बफर लेंगे जिसकी बफरिंग रेंज 4 से 5 के बीच में होगी। ऐसा हम बफर लेंगे तो वो बफर इसमें ऐड कर देंगे तो इस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो टाइम के साथ में बदलाव नहीं होगी। इसके अलावा देखो कॉमन चीज़ें हैं, इनके बारे में यूजुअली क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि एक बफर कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको जैसे एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि बफर कैसा होना चाहिए। तो आप कहेंगे बफर सॉल्यूशन जो है वो सस्ता होना चाहिए, यानी महंगा नहीं होना चाहिए, तो ये तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। दूसरा आप कहेंगे बफर खुद अपने आप में स्टेबल होना चाहिए प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ के दौरान, यानी हमारे प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट 1 साल है तो हमारा बफर जो है वो भी 1 साल तक स्टेबल होना चाहिए। तो इसलिए आपने कह दिया बफर शुड भी क्या है, लेस एक्सपेंसिव या चीपर, सस्ता होना चाहिए। दूसरा आपने बोला बफर शुड बी स्टेबल, बफर स्टेबल होना चाहिए। तीसरा जिस पर्पज़ के लिए हम इसको काम में लेते हैं, मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विद इन डिजायरेबल रेंज, इस सॉल्यूशन की जो पीएच हम मेंटेन करना चाहते हैं, जो डिजायरेबल पीएच रेंज है उस पीएच को ये मेंटेन करे। दूसरा बफर इस सॉल्यूशन में दूसरे जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, दूसरे जितने भी केमिकल हैं उनके साथ में किसी तरह का इंटरेक्शन ना करे। क्योंकि बफर का काम सिर्फ क्या है, पीएच को मेंटेन करने के लिए हम काम में ले रहे हैं, तो सिर्फ पीएच ही मेंटेन करे और किसी तरह का कोई इंटरेक्शन जो है वो ना करे। तो फिर से एक बार रिकॉल करवाऊँ तो मैंने आपसे क्या पूछा कि मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन बना के रखा और मुझे लग रहा है कि किसी भी तरह से हवा, इन्वायरमेंट की एयर के कांटेक्ट में, इस कंटेनर के कांटेक्ट में, या किसी भी वजह से यदि इस सॉल्यूशन की पीएच में बदलाव होता, चेंज होता है और उससे कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसकी पीएच को क्या है, मेंटेन करूँगा। और पीएच को मेंटेन करने के लिए मुझे जिस केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी, जिस सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज बफर सॉल्यूशन, जो इसकी पीएच को मेंटेन करेगा। अब मैंने आपसे पूछा कि बफर शुड बी, तो बफर कैसा होना चाहिए, शुड बी स्टेबल। दूसरा मैंने कहा शुड मेंटेन द पीएच ऑफ द प्रोडक्ट विद इन डिजायरेबल रेंज, शुड नॉट इंटरेक्ट विथ अदर इंग्रेडिएंट, दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, शुड बी चीपर, सस्ता होना चाहिए। अब इसके लिए कौन सा बफर हम लेंगे, तो इसके लिए हम बफर के बारे में थोड़ी सी थ्योरी की बात करते हैं। एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ बफर इक्वेशन, और मैं आपको बता दूं कि बफर इक्वेशन जो है इसका नाम है, आगे आपको वन वर्ड मिल जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ HH। बफर इक्वेशन का नाम क्या है, HH इक्वेशन, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो बफर इक्वेशन है दैट इज हेंडरसन हैसलबेच इक्वेशन। क्या नाम बोला मैंने, हेंडरसन हैसलबेच इक्वेशन। तो आगे एमसीक्यूज में मैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो वहाँ ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बफर इक्वेशन जो है इसका नाम है हेंडरसन हैसलबेच इक्वेशन। इससे हम कोई भी बफर बना सकते हैं, एसिडिक बफर बना सकते हैं, बेसिक बफर बना सकते हैं। और एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको
लेऊँ कि जैसे मैं कहूँ एसिडिक बफर का एग्जाम्पल बताइए, तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये लिखा मैंने क्या, CH3COOH। ये जो CH3COH है ये एसिटिक एसिड है, इसको एसिटिक एसिड या वीक एसिड है। और यदि इसका साल्ट हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना दें, जैसे Na के साथ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो साल्ट होता है ये एक बफर है। और ये कैसा बफर है, एसिडिक। तो इसलिए एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड का साल्ट होता है किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। ये तो एसिड रहा वीक एसिड, और ये वीक एसिड का साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये एसिडिक बफर का एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल हम बेसिक बफर की बात कर लेते हैं। तो बेसिक बफर में भी क्या होगा, बेसिक बफर में भी यही चीज़ होगी कि क्या लेंगे, एक वीक बेस लेंगे। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, और एग्जाम्पल आपको देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये अमोनिया NH4 अमोनिया, और ये हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है और वीक बेस है। इसका स्ट्रॉन्ग साल्ट बना देंगे एसिड के साथ में, तो ये मैंने बना दिया NH4Cl, क्योंकि Cl से क्या बनता है, HCl। तो अब आप कहेंगे देखो वीक बेस, ये वीक बेस है, और वीक बेस का साल्ट ये रहा, वीक बेस का एक पार्ट का साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि Cl से क्या बनता है, HCl, और HCl आपको पता हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो साल्ट है ये कैसा बफर है, बेसिक बफर है। तो इसलिए पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था बफर का, एसिडिक बफर का एग्जाम्पल, जिसमें आपने कहा एसिटिक एसिड और उसका साल्ट था। बेसिक बफर में मैंने कहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसका साल्ट है। ऐसे ही फॉस्फेट बफर होता है, और फॉस्फेट बफर का मैं एग्जांपल लिखता हूँ। फॉस्फेट बफर क्या है, डबल साल्ट बफर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो साल्ट होते हैं। देखो फॉस्फेट पोटेशियम, और ये है डाई हाइड्रोजन, क्योंकि देखो दो हाइड्रोजन है, और PO4 फॉस्फेट, PO4। तो ये क्या है, देखो पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, एंड इसके साथ क्या साल्ट लगेगा, इसके साथ साल्ट लगेगा डाई पोटेशियम, दो पोटेशियम और हाइड्रोजन एक कर दीजिए PO4। तो देखो दोनों में क्या फ़र्क है, देखो पोटेशियम दो हाइड्रोजन है, नीचे दो लिखा हुआ है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसमें है डाई पोटेशियम, दो पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये फॉस्फेट बफर जो है वो होता है। तो हमारे जगह जगह लिखा, जैसे ये लिखा देखो फॉस्फेट बफर, तो फॉस्फेट बफर किसका साल्ट है, तो कहेंगे पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट का। डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ में जो साल्ट है ये आपका क्या है, फॉस्फेट बफर है। इन दोनों साल्ट की मात्रा अमाउंट कम और ज़्यादा करेंगे, किसी की अमाउंट बढ़ाएंगे और कम करेंगे, तो अलग अलग pH का फॉस्फेट बफर जो है वो बन सकता है। तो मैंने आपको बफर के अंदर क्या बताया, बफर में मैंने कहा एक एसिडिक बफर, जो आपने कहा एसिटिक एसिड के साथ में साल्ट था स्ट्रॉन्ग बेस का। दूसरा बेसिक बफर, जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट था। और तीसरा मैंने क्या कहा, फॉस्फेट बफर। तो ये बफर हैं, और बफर कोई भी हो उसका काम है सॉल्यूशन की जो pH है वो मेंटेन करके रखना। समय के साथ में उसकी pH कम और ज़्यादा होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आए, इसलिए हम बफर जो है वो ऐड करते हैं। बफर की मैंने डिजायरेबल प्रॉपर्टी आपको बता दी, सस्ता होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, और उसकी pH को मेंटेन करना चाहिए। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि बफर की जो इक्वेशन है उसको क्या बोलेंगे, तो फिर आपने बोला HH इक्वेशन, और HH इक्वेशन का मतलब हेंडरसन हैसलबेच इक्वेशन, शॉर्ट में लिखा है HH इक्वेशन होती है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक जो बफर होता है उसकी एक बफरिंग रेंज होती है। बफर की क्या होती है, बफरिंग रेंज होती है, और वो कैसे निकालते हैं। बफरिंग रेंज का मतलब है कि जैसे हर चीज़ की रेंज होती है ना, तो ऐसे ही बफरिंग रेंज है। तो एक बफर की बफरिंग रेंज ऐसे निकालते हैं, पी के एक उसकी वैल्यू होती है
जो फिक्स होती बफर के लिए, जिसको बोलते हैं उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो पी के -1 से लेके से पी के प्लस क्या है 1, पी के प्लस 1 ये एक बफर की, कोई भी बफर हो उसकी बफरिंग रेंज है। क्या करेंगे आप, उसकी पी के वैल्यू आपको दी भी होगी, उसमें से एक कम कर दीजिए और दूसरा उसमें एक क्या है जोड़ दीजिए, तो उसकी बफरिंग रेंज आ गई। जैसे मान लीजिए कोई आपको कहे कि एक एसिटिक एसिड बफर है और उसकी पी के वैल्यू कोई आपको कहे कि 3 है, तो बफरिंग रेंज बताओ, तो 3 में से एक कम कर दीजिए तो क्या आ गया 2, और 3 में एक जोड़ दीजिए क्या आ गया 4। तो इसकी बफरिंग रेंज क्या है 2 से 4। और बफरिंग रेंज का मतलब क्या है, यदि कोई भी सॉल्यूशन आपके पास में है और उसकी पीएच को आपको मान लीजिए 2 से 4 के बीच में मेंटेन रखनी है, तो हम इस बफर को ले सकते हैं जिसकी पी के वैल्यू कितनी 3, क्योंकि इसकी खुद की बफरिंग रेंज भी क्या है 2 से 4 के बीच होगी, यानी इसी रेंज में ये एज ए बफर का काम करेगा। तो ये बफरिंग रेंज निकालने का फॉर्मूला है। इसके बाद आपसे पूछे कि एक बफर और एक बफर मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी कब शो करता है, तो एक बफर मैक्सिमम क्या है बफरिंग कैपेसिटी कब शो करेगा, तो मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी कब आएगी, जब वो जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच और जो बफर है उसकी पीके वैल्यू ये दोनों बराबर हो। पीके वैल्यू बफर की होती है, जिसको ये पीके का मतलब आप यूँ कह सकते हैं, पीके को मैं ऐसे लिखता हूँ इक्वल टू माइनस लोग और क्या है के। देखो पीके जो है इसको माइनस लोग तो लगेगा और ये के क्या नीचे आ गया माइनस के, ये होता है। ये ऐसे ही है, इसके पैरेलल है। जैसे आप जानते हैं पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लोग, और देखो ये एच है तो यहाँ क्या कर लेते हैं, ये एच आइन कर लेते हैं। तो ये तो आप 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं कि पीएच इक्वल टू, तो पीएच इक्वल टू माइनस लोग और इस एच को नीचे ले लिया एच आइन, तो ऐसे ही पीके क्या होगा माइनस लोग के, तो ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के है, और पीएच है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। और किसी भी बफर की मैंने कहा मैक्सिमम बफरिंग रेंज कब आएगी, जब आपने कहा सॉल्यूशन का पीएच और बफर की जो पीके वैल्यू है यदि बराबर होंगी तो एक बफर मैक्सिमम बफरिंग रेंज जो है वो शो करेगा। अब फिर से मैं आपको चीज़ें रिकॉल करवाता हूँ। मैंने आपसे पूछा बफर का काम क्या है, तो आप कहेंगे एक सॉल्यूशन की पीएच को एक पर्टिकुलर रेंज में मेंटेन करके रखना, सॉल्यूशन की पीएच को एक रेंज में मेंटेन करके रखना। फिर दूसरा मैं कहूँगा बफर इक्वेशन का नाम बताइए, तो आप कहेंगे एच एच इक्वेशन है। फिर मैं तीसरा क्वेश्चन करता हूँ कि एक बफर की बफरिंग रेंज क्या होगी, तो आप कहेंगे पी के -1 से लेके क्या है पी के +1, ये इसकी बफरिंग रेंज है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एक बफर मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी कब शो करेगा, तो आप कहेंगे पीएच इक्वल टू पी के हो, तो ये मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये एक पार्ट हुआ हमारा बफर। यहाँ आपके नोट्स में लिखा है कि ये बोरिक एसिड जो है वो बफर का काम करता है, फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है H3BO3, ये बफर का काम करता है। इसके साथ साथ ये क्या है आई वाश में काम में लेते हैं, इसका 4.5% सॉल्यूशन, क्योंकि यदि हमारी आँखों में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो हम मार्केट में मेडिकल स्टोर से बोरिक एसिड का पाउडर आता है, ड्राई पाउडर आता है वाइट क्रिस्टलाइन, उसको हम पानी के अंदर हल्का साफ पानी लेंगे, गुनगुना करेंगे पानी को, और उसमें बोरिक एसिड जो है इसका पाउडर ऐड कर देंगे, और जो सॉल्यूशन बन जाएगा क्लियर सॉल्यूशन बनेगा उससे हम आँखें धोते हैं, उससे हम क्या करते हैं आई वॉश करते हैं। तो बोरिक एसिड जो है इसके पाउडर को गुनगुने पानी में घोल के ठंडा करके छान के और फिर आँखें धोते हैं, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होता है। लेकिन साथ ही साथ आपको याद रखना है कि बोरिक एसिड जो है वो एक बफर भी है, और इसको एज ए बफर सिर्फ हम ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जो आई प्रोडक्ट हैं
नेजल सॉल्यूशन नाक के अंदर, या कोई भी जो एक्सटर्नल प्रिपरेशन है उन्हीं के अंदर हम इसको एज ए बफर काम में लेते हैं। इसको हर किसी प्रोडक्ट में एज ए बफर हम काम में यूज़ नहीं करते। तो बोरिक एसिड फॉर्मूला H3BO3, ये बैक्टीरियोस्टैटिक यानी ये एंटी बैक्टीरियल है। बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन जो है वो रोक देता है। थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्शन करना, स्टैटिक, तो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसको ये रोकता है। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है। ये आई वाश के तौर पे इतना % सॉल्यूशन जो है इसका काम में लेते हैं ये सब चीज़ें। और ये ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में, नेजल प्रोडक्ट में, या कोई भी एक्सटर्नल प्रोडक्ट है उसमें एज ए बफर काम में लेते हैं। ये पेरेंटल प्रोडक्ट जो इंजेक्ट करते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब है एज ए बफर काम में नहीं लेंगे। या कोई भी प्रोडक्ट यदि वो पेरेंटल है यानी जिसका आप क्या लगाते हैं, जिसका आप इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसे इंजेक्टेबल प्रोडक्ट में इसको बफर के तौर पे क्या है नहीं लेंगे। इसी का मतलब है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जाएगा तो बफर का काम तो सॉल्यूशन में करेगा, लेकिन अंदर जाके ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो करेगा जो आपको रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि आपने बोरिक एसिड को एज ए बफर ही काम में लिया है। इसलिए बोरिक एसिड एज ए बफर सिर्फ ऑप्थेल्मिक, नेजल और एक्सटर्नल प्रोडक्ट में काम में लेंगे, लेकिन किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट में इसको एज ए बफर काम में नहीं लेंगे। अब ये जो बोरिक एसिड है इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा H3BO3, फॉर्मूला पूछ लेते हैं। और इसी फॉर्मूला को हम ऐसे लिखते हैं, देखो ये B, ये तो बोरोन हो गया, और यहाँ देखो ये एक OH, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ इस तरह से, ये दूसरा OH और ये इसके क्या है तीसरा OH। अब देखो फॉर्मूला देखो H3 तो ये एक H, 2H, 3H, तो 3H है, और ये एक O, 2O, 3 ये O हो गया, तो इसलिए हो गया ना H3BO3। तो इसके अंदर आपसे एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि बोरिक एसिड में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो देखो 1, 2, 3, ये 3 इसके अंदर क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और फॉर्मूला है H3BO3। एक एक चीज़ को हम क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको जो ऑनलाइन क्लास मिल रही हैं इसमें भी आपको जो हमारी ऑफलाइन क्लास है उससे भी अच्छे से आपको समझ में आए, किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। एक बार जो आपकी ये ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, ये क्लासेज जिनकी हो जाएंगी उनकी ऑफलाइन जो है वो नहीं होंगी, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना, साथ ही साथ पढ़ना। जिसका जैसे जैसे सिलेबस होता जाएगा उसी क्लासेज हम वैसे वैसे बंद करते जाएंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है आपका क्या है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट तो अभी मैंने आपको बफर के बारे में ही बताया है और बोरिक एसिड बफर के बारे में डिस्कशन हुआ। अभी मैंने कहा सिट्रिक एसिड और इसका साल्ट है वो भी बफर है। पेरेंटल प्रोडक्ट में हम ये बोरिक एसिड इसको बफर के तौर पे नहीं लेंगे। एसिड बेस थ्योरी जो है इसको डिस्कशन में बाद में करूँगा। इसके बाद आते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको लग रहा है कि ये ऑक्सीडाइज हो सकता है और प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होगा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। और इस चीज़ को हम फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट जो है सॉल्बिलिटी के अकॉर्डिंग दो टाइप के हैं, एक जो पानी में घुलते हैं और वाटर सोलेबल। और देखो यहाँ करेक्शन करना, इसको आप करना दैट इज़ ऑयल सोलेबल। ये नीचे वाले में आपको करेक्शन करना है, ये आपके क्या हैं, ये ऑयल सोलेबल है। तो एंटीऑक्सीडेंट वाटर सोलेबल, और दूसरा क्या है इसको आप कर लीजिए नीचे वाले को कट करके दैट इज़ ऑयल सोलेबल। अब मैं कहूँ मान लीजिए एक ड्रग का मैंने सॉल्यूशन बनाया है और इस ड्रग का सॉल्यूशन मैंने यदि ऑयल के अंदर बनाया है, और ये मैं कह रहा हूँ ये ड्रग जो है इसका सॉल्यूशन ऑयल में है या ड्रग ही ऑयली नेचर की है, ड्रग ऑयल ही ड्रग है ये मान लीजिए, और यदि ये ऑयल ऑक्सीडाइज होता है तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट कौन सा ऐड करेंगे, वाटर सोलेबल की ऑयल सोलेबल। तो आप कहेंगे यदि ड्रग आपकी ऑयल है तो इसमें ऑयल सोलेबल एंटीऑक्सीडेंट ही काम करेगा। तो कई बार ऐसा बोल देते हैं कि एक ऑयल बेस प्रोडक्ट है, एक ऑयली प्रोडक्ट है और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है,
तो उसमें एज ए एंटीऑक्सीडेंट क्या ऐड करेंगे, और आपको ऑप्शन ये भी दे देता है जो वाटर सोलेबल हैं, और ऑप्शन आपको ऑयल सोलेबल हैं ये भी देता है। तो इसलिए आपको याद रखना, यदि ड्रग ऑयल है या ड्रग का सॉल्यूशन ऑयली व्हीकल या बेस में बना है, तो एंटीऑक्सीडेंट भी आपका क्या होगा, इनमें से ही चूज करना है। और यदि इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से समझें कि मैं यहाँ एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ, और सॉल्यूशन मैंने किस में बनाया है, वाटर में, तो ड्रग का सॉल्यूशन वाटर में बनाया है, और वाटर बनाए सॉल्यूशन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हम वाटर में बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आप जानते हैं एक्वागार्ड, जो घर में आता है ना एक्वागार्ड, तो किसी ड्रग का सॉल्यूशन वाटर में बनाया, इसी को क्या बोलेंगे, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। और कोई एक्वस सॉल्यूशन है, ड्रग का एक्वस सॉल्यूशन या वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है, और यदि उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट कौन से होंगे, जो वाटर सोलेबल है वही काम करेंगे। ये जो मैंने कट करके ऑयल किया था, ये जो ऑयल सोलेबल एंटीऑक्सीडेंट हैं ये काम नहीं करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ देखो ठीक ही लिखा है, देखो वाटर इनसोलेबल लिखा है। तो देखो वाटर इनसोलेबल का मतलब क्या है, ऑयल सोलेबल है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनको या तो इसको कर लीजिए, ये ऑयल सोलेबल कर लीजिए, या तो इसको आप क्या कर लीजिए, ऑयल सोलेबल, और या नहीं तो वाटर इनसोलेबल, ये वर्ड ठीक ही लिखा है। ठीक है, तो यदि किसी ड्रग का सॉल्यूशन वाटर या एक्वस सॉल्यूशन बना है तो एंटीऑक्सीडेंट भी वाटर सोलेबल ही होना चाहिए। जैसे कि सोडियम बाईसल्फाइड, जहाँ सोडियम आ गया, नमक आपको पता पानी में सोलेबल होता है, ऐसे याद रखेंगे, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, इनके नाम भी धीरे धीरे आपसे याद हो जाएंगे। लेकिन सोडियम आ गया वाटर सोलेबल, सोडियम, तो ये वाटर सोलेबल एंटीऑक्सीडेंट है। और जो ऑयल सोलेबल हैं या वाटर इनसोलेबल है, उसमें देखो BHT, इसका नाम है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टूलिन, इसका नाम है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये पूरे नाम आपको आगे अपने नोट्स में आगे वन वर्ड लिखें, इंपॉर्टेंट वन वर्ड लिखें, वो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कई बार एग्जाम में डिट्टो वहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है, इसलिए उनको आपको, वो तो आपके टिप्स पे होने ही चाहिए। तो देखो ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टूलिन, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ये क्या, टोकोफिरोल, ये जो हैं ये आपके क्या हैं, ऑयल सोलेबल एंटीऑक्सीडेंट जो है वो होते हैं। और लास्टली मैंने यहाँ तीसरा पॉइंट जो लिखा है नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन एक गैस है और इनर्ट गैस है। मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट को बनाया, और बनाने के बाद मैंने इसको बोतल में यदि एयर टाइट करके पैक कर दिया और ढक्कन लगा दिया, पैक हो गया, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर यदि इन्वायरमेंटल एयर या ऑक्सीजन रह गई, तो ये अंदर वाली जो ऑक्सीजन इसमें रह गई घुल के, ये इसको ऑक्सीडाइज और इसको ख़राब कर देगी। ऐसे केसेस में यदि इन्वायरमेंटल एयर या ऑक्सीजन प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करती है, तो हम इस प्रोडक्ट को इस बोतल में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इसको पैक करने से पहले इसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की बबलिंग करेंगे। और नाइट्रोजन की बबलिंग करेंगे तो नाइट्रोजन अंदर आएगी, तो इन्वायरमेंटल जो एयर है और उसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, बाहर। और उसके बाद में तो नाइट्रोजन बबलिंग करेंगे तो अंदर की एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, और फिर इसको एयर टाइट कंटेनर में हम क्या करेंगे, इसको पैक कर देंगे। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन गैस है ये भी क्या है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट क्या है, वर्क करती है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन गलत कहाँ होता है। जैसे एक गलती मैंने की, तो जैसे लिखा वाटर इनसोलेबल, इसी का ही मतलब क्या है, ऑयल सोलेबल। तो यदि कोई ड्रग का सॉल्यूशन ऑयली बेस में बना है तो ऐसे केस में एंटीऑक्सीडेंट क्या होंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, ये होंगे। ड्रग का सॉल्यूशन यदि वाटर में या एक्वस व्हीकल में बना है तो एंटीऑक्सीडेंट सोडियम, इससे ये होंगे, इनको यूज़ करेंगे। यदि आपने कहा कंटेनर में जो डिजोल्व एयर है उसकी वजह से प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होता है, तो इसको पैक करने से पहले नाइट्रोजन की बबलिंग करेंगे, जो कि एक इनर्ट गैस है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है और उस एयर को डिस्प्लेस करके ये काम करेगी।
अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये जो वाटर सोलेबल एंटीऑक्सीडेंट हैं ये कैसे काम करेंगे, ये आपके ऑयल सोलेबल एंटीऑक्सीडेंट हैं ये कैसे काम करेंगे। तो आप कहेंगे ये जो वाटर सोलेबल एंटीऑक्सीडेंट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, ये आपको याद रखना है। दीज आर, ये वाटर सोलेबल, ये क्या हैं, तो दीज आर, मैं इनको लिख देता हूँ, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। ये हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका मतलब ये होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है वाटर सोलेबल, यानी ये ड्रग की जगह खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ड्रग से कम होता है और ड्रग की जगह खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो कोई पूछे कि सोडियम बाइसल्फाइड को हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में दवा के अंदर किस तौर पे काम में लेते हैं, आपको याद है एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन यदि उसने ऑप्शन एंटीऑक्सीडेंट नहीं दिया है तो आप कहें दे आर यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वाटर सोलेबल जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं इनको आर से दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप ही याद है। और दूसरा ये जो वाटर इनसोलेबल या इन्हीं को बोलेंगे ऑयल सोलेबल, ये क्या है, देखो BHT BHA इन्हीं के नाम से बी याद रख लेंगे। और बी से क्या कहेंगे, दे आर ब्लॉकिंग एजेंट, दे आर ब्लॉकिंग एजेंट। ब्लॉकिंग एजेंट का मतलब है जो भी आपकी ऑक्सीडेशन चेन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडाइज करने की जो रिएक्शन है उस ऑक्सीडेशन चेन रिएक्शन को ये क्या कर देंगे, ये ब्लॉक कर देंगे। इसलिए क्वेश्चन है कि आपसे पूछेगा कि ये BHT BHA और देखो बी से बी आ गया, दे आर ब्लॉकिंग एजेंट। ये ऑक्सीडेटिव जो चेन रिएक्शन होती है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट इसमें ख़राब हुआ फिर ये आगे ख़राब हुआ, ये आगे ये चेन बन गई, तो ये ऑक्सीडेटिव चेन रिएक्शन को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो ये ब्लॉकिंग एजेंट हैं, तो ये अपने आप ही क्या होंगे, और ये कैसे, बी से बी, तो दीज आर ब्लॉकिंग एजेंट। तो ये अपने आप ही क्या होंगे, दे आर रिड्यूसिंग क्या है एजेंट। तो इस तरह से चीज़ों को आपको याद करना है, इस तरह से। और बाकी चीज़ें और भी चीज़ें हैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जिनका डिस्कशन हम आगे की शूटिंग्स में और दूसरे पार्ट के अंदर हम क्या है डिस्कस करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट आपका है, और नेक्स्ट पार्ट में है देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट आपके नोट्स बुक में यदि मैं कहूँ तो ये पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमने क्या किया है उस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली चीज़ें उनको एक्सट्रैक्ट कर दिया है, शॉर्ट में आपके सामने रख दिया है। अब उनको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इस टॉपिक की बहुत सारी चीज़ें आपके फार्माकोलॉजी के अंदर कवर होंगी, तो इसलिए ये मत सोचना कि इतने सारे चैप्टर को इतना सा करके शॉर्ट में क्यों सल्टा दिया। आपका क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा, और वही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी काम के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, ताकत नहीं टेक्निक होती है। टेक्निक यदि आपकी अच्छी होगी तो आपको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए टेक्निक से चीज़ें आपको याद होंगी और जो जहाँ जितनी चाहिए उतनी आपको बताएंगे। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, तो कोई हेडिंग नहीं रटना, ये हमारे GIT गैस्ट्रो का मतलब गैस्ट्रिक सिस्टम इंटेस्टाइनल सिस्टम में काम करने वाली ड्रग है। अब देखो आप, ये है एसिडिफाइंग एजेंट, ये कोई नाम थोड़ी रटना है। एसिडिफाइंग एजेंट का मतलब ये एसिड है, कहीं भी इसको ऐड करेंगे तो pH को कम कर देगा, तो ये एसिडिफाइंग एजेंट है। और ये डाइल्यूट HCl, इसका 10% सॉल्यूशन अपन काम में लेते हैं, इसका 10% सॉल्यूशन जो है वो काम में लेते हैं, और इसका जो 10% सॉल्यूशन है उसका नाम है, या इस डाइल्यूट HCl को बोलते हैं क्या, म्यूरियाटिक। क्या है, ये आई है म्यूरियाटिक एसिड, इसको हम बोलते हैं म्यूरियाटिक एसिड। तो याद रखना है, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, ये कोई नहीं पूछेगा एसिडिफाइंग एजेंट का नाम बताओ, क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा, बेवकूफ़ को छोड़ के सब बता देंगे। लेकिन कोई पूछे म्यूरियाटिक एसिड कौन है तो कहेंगे डाइल्यूट HCl म्यूरियाटिक एसिड है। और इसको कहाँ काम में लेते हैं, तो मैं इसका यूज़ बताता हूँ। देखो आपको पता है कि आपके जो स्टमक है, ये स्टमक, और अभी हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा है, इसकी वाल के अंदर ये गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा है इसकी वाल में, और इसकी वाल में सेल होती, मैं P लिखता हूँ, पेराइटल सेल, वो एसिड का सिक्रेशन करती। जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना एसिड का सिक्रेशन आपकी पेराइटल सेल जो है वो करती।
लेकिन ये पेराइटल सेल एसिड का सिक्रेशन नहीं करें या कम करें, तो ये जो कंडीशन है ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? इस प्रॉब्लम का नाम है ए, और देखो क्लोर और क्या है हाइड्रिया। नाम ही खुद कह रहा है ए क्लोर हाइड्रिया। एक बार मिटा के लिखता हूँ, देखो ए दैट इज क्लोर हाइड्रिया। अब मुझे बताओ ये इसका मतलब क्या है? वर्ड रटने नहीं, वर्ड का मतलब ए क्लोर हाइड्रिया। तो क्लोर हाइड्रिया का मतलब ये रहा, देखो HCl, ये रहा क्लोरीन, और ये हाइड्रिया मतलब हाइड्रोजन। और ए का मतलब क्या है? इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अब्सेंस है, ये अब्सेंट है। तो आपको पता है एक्लोर हाइड्रिया का मतलब इस HCl का सिक्रेशन गैस्ट्रिक पेराइटल सेल से जितना हमें चाहिए उससे कम रिलीज होगा या बिल्कुल भी रिलीज ना हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एक्लोर हाइड्रिया। तो ऐसे केस में पेशेंट का डाइजेशन बिगड़ जाएगा। तो ऐसे केस में एक्लोर हाइड्रिया को ठीक करने के लिए पेशेंट को क्या देंगे? डाइल्यूट HCl जो है वो देंगे, और जिसका नाम मैंने क्या बताया था, बाहर से उसको म्यूरियाटिक एसिड जो है वो देंगे। तो ये इसका यूज है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक्लोर हाइड्रिया का मतलब क्या है। एक क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन कौन सी सेल से? पेराइटल सेल से होता है, या इनका दूसरा नाम ऑक्जेंटिक ग्लैंड है उनसे होता है। तीसरा, एक्लोर हाइड्रिया के ट्रीटमेंट में क्या लेंगे? म्यूरियाटिक एसिड, जो कि क्या है? डाइल्यूट HCl है, 10% HCl सॉल्यूशन है, इसको काम में लेते हैं। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट आपके नोट्स में लिखा देखो अल्कलाइटिंग एजेंट। और अल्कलाइटिंग एजेंट का मतलब क्या है? ये नाम भी कह रहा है कि ये इसको किसी सॉल्यूशन में, जैसे पानी है और बीकर में पानी लिया, इसमें यदि मैं इसको ऐड करता हूँ तो आपको दिख रहा है, देखो इसमें सोडियम है, और ये सोडियम पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जाके, यानी पूरा ये इसका क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है, क्योंकि देखो सोडियम और ये कार्बोनेट, और ये अंदर जाके पानी में घुलेगा और क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा, क्योंकि सोडियम पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के NaOH बनेगा। और इधर ये CO3 है, ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा H2, क्या है? CO3। तो आप मुझे देख के बताइए, देखो ये सोडियम कार्बोनेट था, जैसे ही गया तो ये सोडियम तो यहाँ जुड़ा, तो ये बन गया NaOH, और ये CO3 ये हुआ, ये बन गया क्या? आपका H2CO3। तो ये आपका क्या है? बेस है, और ये आपका क्या है? एसिड है। और आपने 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ा है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि ये वीक एसिड है। तो बेस का काम pH को बढ़ाना होता है, एसिड का काम pH को कम करना होता है। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? ये NaOH स्ट्रॉन्ग है। तो अल्टीमेटली इस सॉल्यूशन की pH क्या है? बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो pH कोई बढ़ाने वाला रिएजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्कलाइटिंग एजेंट। ये सब मैंने इसलिए बताया, आपको इस तरह से कोई इसको पूछेगा नहीं कि ये किस में टूटेगा, लेकिन आपको ऑप्शन में लिख दे तो आप इसको देख पाएँ कि ये Na से सीधा सीधा NaOH बन गया, और इधर क्या है? ये बन गया H2CO3। तो ये आपका बेस है, ये एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग है, तो pH बढ़ेगी, इसलिए ये क्या है? अल्कलाइटिंग एजेंट है। तो कहीं भी आपको pH बढ़ाना है, वहाँ इसको काम में आप ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ एंटासिड। और एंटासिड के बारे में बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको फार्माकोलॉजी के अंदर जो एंटी अल्सर चैप्टर है उसके अंदर इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर भी जितनी रिक्वायरमेंट इस सब्जेक्ट की है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उतनी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ जो बाद में भी रिकॉल होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, सिस्टमिक एंटासिड कौन सा है? इसको जरूर याद रखना, सोडियम कार्बोनेट। और वैसे ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये एंटासिड भी है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम ये भी बोलते हैं, ये क्या है? बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा। या बेकरी में काम आता है, बेकरी में जो ब्रेड टोस्ट बनते हैं तो ये बेकिंग सोडा, कई बार घर में भी खाना बनाते हैं उसमें काम में लेते हैं। तो बेकिंग सोडा या ये क्या है? मीठा सोडा है।
इसको याद रखेंगे। तो यदि कोई पूछे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट। मीठा सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट। खाने में काम आता है, जो भटूरे बनाते हैं उनके अंदर इसको ऐड करते हैं। या आपने कहा बेकरी में काम में आता है, और ये एक एंटासिड भी है। तो यदि आपसे पूछे सिस्टमिक एंटासिड, तो सिस्टमिक एंटासिड का मतलब ये होता है कि कोई भी आप एंटासिड लेंगे और कोई भी आप एंटासिड लेते हैं तो देखो ये आपका स्टमक है, और यदि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है या बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन है, तो ये एसिड आपके स्टमक की जो म्यूकोसा है इसको ये क्या बर्न करता है, और इस केस में जलन होती है पेट में, तो हमें उसमें क्या है एंटासिड लेते हैं। और सिस्टमिक एंटासिड का मतलब है वो यहाँ एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और उसके बाद अब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में चला जाएगा और बॉडी के सिस्टम में चला जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या, सिस्टमिक एंटासिड। क्योंकि जैसे ही ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये जैसे ही आपके स्टमक में यहाँ HCl है उसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन आपको याद नहीं करनी, तो इससे Na, ये तो Na और ये Cl, ये रिएक्शन से आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इससे क्या बनेगी, NaCl बनेगी। यानी NaCl नमक है एक तरह से, और ये NaCl अब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में चला जाएगा, और ये Na आपकी ब्लड की pH जो है या आपके ब्लड में सोडियम आयन का लेवल क्या है, बढ़ाएगा। और उस पेशेंट को नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो किसी को एसिडिटी है और उस पर्सन को मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट दिया, तो ये स्टमक में HCl के साथ रिएक्ट करके नमक बनाएगा और नमक अब्जॉर्ब होगा। और आपको पता नमक किसको नहीं खाना चाहिए, तो आपको पता किसको नहीं खाना चाहिए, जिसको क्या है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसलिए आपको याद रखेंगे कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट, एक खास बात इसकी ये है कि ये सिस्टमिक एंटासिड है। दूसरा, इसी को हम क्या है, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा बोलते हैं। और तीसरा, इसको एज ए एंटासिड हम किस में काम में नहीं लेंगे, जिस पेशेंट को कोई भी हाइपरटेंशन नहीं, कोई भी हार्ट डिजीज है, उसके अंदर काम में नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर बॉडी में रिएक्शन करके NaCl बना रहा है, और NaCl से आपके ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ेगा, और जैसे ही सोडियम का लेवल बढ़ता है तो हमारा ब्लड वॉल्यूम भी क्या है, बढ़ जाता है। और ब्लड वॉल्यूम बढ़ते ही आपका हाइपरटेंशन यदि है तो ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा, हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि आपका ब्लड वॉल्यूम मैं कहूँ 5 लीटर है स्टैंडर्ड, तो यदि आप ज़्यादा नमक लेंगे तो आपका ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर की जगह मान लीजिए 6 लीटर हो गया, तो आपको बताओ वर्कलोड किसके ऊपर बढ़ा, क्योंकि आपके हार्ट को पहले 5 लीटर ब्लड को घुमाना पड़ रहा था, अब 6 लीटर को घुमाएगा तो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि इस एंटासिड को जिनको हार्ट डिजीज हैं उनको नहीं देंगे, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो CHF हो। दूसरा, ये क्या, मीठा सोडा बेकिंग सोडा है, ये सिस्टमिक एंटासिड है। इसके अलावा जो एंटासिड आपके स्टमक में एसिड से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद एसिड को तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन आपके स्टमक्स में यहाँ से एसिड को न्यूट्रलाइज करने के बाद यहाँ से इनका अब्जॉर्प्शन नहीं होता। इनको क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टमिक या पुअरली अब्जॉर्बेबल, और ये फीकल मेटेरियल के साथ में निकल जाएंगे। तो सिस्टमिक एंटासिड एक ही है, बाकी सब नॉन सिस्टमिक हैं। जैसे मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट नॉन सिस्टमिक है, ऐसे ही कई मैग्नीशियम के साल्ट हैं। जैसे मैं आपको कहूँ, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक एंटासिड है। दूसरा मैं कहता हूँ मैग्नीशियम क्या है, ट्राईसिलिकेट, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट, नोट कर लीजिए इसको। तो ये मैग्नीशियम, ये Mg हुआ, मैंने शॉर्ट में लिखा है, और ये क्या है, दैट इज ट्राई और सिलिकेट। तो मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब मैग्नीशियम के साल्ट हैं, सब एंटासिड हैं। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या कर लेता है, आपसे क्वेश्चन ये करता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो देखो एंटासिड ये भी है, एंटासिड ये भी है, मैग्नीशियम का एंटासिड ये भी है, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। कई एग्जाम में
ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया से आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि मैग्नीशियम है, क्योंकि आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, मान लो ये और ऑप्शन ये भी मिल गए, तो आपको मैग्नीशियम तो समझ, लेकिन कौन सा मैग्नीशियम है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो 8% सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम का एक साल्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा मैंने कहा मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट, तीसरा क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी नॉन सिस्टमिक एंटासिड हैं, लेकिन इसका 8% सॉल्यूशन है, उसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मैग्नीशियम के जितने भी साल्ट हैं या कोई भी ड्रग आप कहीं भी डिस्कशन में आए जिसमें मैग्नीशियम साल्ट है, उसका साइड इफेक्ट क्या आएगा? उसका साइड इफेक्ट आएगा दैट इज लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मतलब होता है कि जो आपको डायरिया कर दे या यूँ कहें लूज मोशन कर दे। तो डायरिया का मतलब ज़्यादा सीवियर हो जाता है थोड़ा सा, जो लूज मोशन कर दे। तो यदि मैग्नीशियम वाला कोई भी एंटासिड पेशेंट को देंगे तो उसको थोड़ा सा लूज मोशन की प्रॉब्लम जो है उसको रहेगी, ये इनका साइड इफेक्ट होगा। दूसरी मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ लिखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको याद रखना है ये स्लो काम करने वाला एक एंटासिड है, बहुत धीरे काम करता है। तो ये इसकी कमी भी है और ये इसकी अच्छाई भी है। क्यों? क्योंकि अच्छाई इसलिए है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या है? फास्टेस्ट एक्टिंग है, वेरी फास्ट काम करता है। तो यदि ये कैल्शियम कार्बोनेट आप किसी पेशेंट को देंगे, ये फास्टली एक्टिंग है, मैग्नीशियम स्लो एक्टिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ स्लो एक्टिंग का भी नुकसान है, फास्ट एक्टिंग का भी नुकसान है। फास्ट एक्टिंग का नुकसान क्या है? भाई गाड़ी आप बहुत धीरे चलाएं तो भी दिक्कत है, बहुत धीरे पढ़ें वो भी दिक्कत है, बहुत तेज़ पढ़ा दे तो भी दिक्कत है। तो हमें तो एक मेंटेन करनी पड़ती स्पीड सब स्टूडेंट के हिसाब से। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फास्ट एक्टिंग है, और फास्ट एक्टिंग से प्रॉब्लम क्या हो जाती है? मान लो किसी को एसिडिटी हो रही है, ये स्टमक और उसको एसिडिटी हो रही है, और एसिडिटी हो रही है, बूढ़ी अम्मा है, इसका स्टमक ऐसे हो गया तिरछा विरछा, और इसको एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी हो रही है, तो यदि आपने कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड दिया तो ये फट से इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा तो स्टमक के अंदर की पीएच तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो पीएच बढ़ेगी, और पीएच जैसे ही 5 से ऊपर हुई, मैंने ग्रेटर का साइन लगा, देखो पीएच ग्रेटर देन 5, जैसे ही 5 से ऊपर होगी, यहाँ जो पेराइटल सेल हैं जो एसिड का सिक्रेशन करती हैं वो क्या करेंगी? और एसिड का सिक्रेशन कर देंगी। आप कहेंगे ऐसा क्यों करेंगी? तो मैं कहता हूँ कि यदि आपको एसिडिटी हुई है तो क्यों हुई है? क्योंकि किसी भी तरह का आपके खान पान का, आपके माइंड का इम्बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ एसिडिटी हुई है। और जो ये पेराइटल सेल हैं यहाँ प्रेजेंट हैं, इन्होंने ज़्यादा एसिड सिक्रेट किया है, और इन सेल ने जानबूझ करके साइकोलॉजिकल कारण से, खान पान से आपका एसिडिक इन्वायरमेंट मेंटेन किया है, और एसिडिक इन्वायरमेंट से आपको जलन होने लग गई, आपको खट्टी डकारें आने लग गई। ऐसे केस में आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसने तेज़ी से इस एसिड को न्यूट्रलाइज करके पीएच बढ़ाई, और जैसे ही पीएच 5 से अबव हुई, होते ही इन पेराइटल सेल को पता लग जाएगा कि हमने तो पीएच कम की और ये बढ़ा किसने दी, क्योंकि इनको आपसे मतलब नहीं है। ये तो साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर उनके हिसाब से काम करेंगी। आपने ड्रग देके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और जैसे ही सेल को पता लगेगा ये और एसिड का सिक्रेशन करेंगी, और एसिड का सिक्रेशन करेंगी। इसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एसिड क्या है? रीबाउंड। ये क्या है? एसिड रीबाउंड। इसको एसिड क्या है? रीबाउंड बोलते हैं, रिबाउंड हमला, क्योंकि इन्होंने इन सेल ने, पेराइटल सेल ने पीएच को कम किया, और आपने कैल्शियम कार्बोनेट देकर इसको न्यूट्रलाइज करके बढ़ा दिया। बढ़ाते ही इन सेल को पता लगा इन्होंने और एसिड सिक्रेट करके वापस कम कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड रिबाउंड जो है वो बोलेंगे, है ना। तो इसको हम एसिड रिबाउंड बोलेंगे। ये ऐसे ही कि मान लिया आपने किसी को फ़ोन के ऊपर गाली दी, तो दूसरी तरफ से आपके लिए क्या आएगा? धन्यवाद नहीं आएगा, दूसरी तरफ से रिबाउंड हमला होगा और गाली आएगी, एक की जगह 3-4 आएंगी। तो ऐसे ही आपकी पेराइटल सेल ने यहाँ एसिडिक इन्वायरमेंट मेंटेन रखा, और आपको प्रॉब्लम हुई तो आपने एंटासिड देके इसको तेज़ी से न्यूट्रलाइज कर दिया, और जैसे ही पीएच 5 से ज़्यादा हुई
तो यहाँ पेराइटल सेल को पता लगा तो उन्होंने और एसिड सिक्रेट कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रिबाउंड। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि एसिड रिबाउंड किसके साथ होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके साथ एसिड रिबाउंड, क्योंकि ये फास्टली काम करता है। दूसरा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको डॉक्टर से पूछा, क्योंकि डॉक्टर से हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई कैसे लें, और किसी को मान लो कैल्शियम कार्बोनेट लिखा तो डॉक्टर साहब दवाई कैसे लें, तो डॉक्टर बोलता है पानी के साथ लो, डॉक्टर बोलता है दूध के साथ लो। और आयुर्वेदा के अंदर ये बताया गया है कि यदि आपको एसिडिटी है तो उस केस में आपको क्या है, छोटा सा जो कप होता है चाय पीने वाला, इस कप में थोड़ा सा ठंडा दूध लें, और यदि वो दूध पिए तो इस दूध को मेटाबोलाइज करने के अंदर आपका एसिड कंज्यूम हो जाएगा और आपकी एसिडिटी क्या है, ठीक हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, और जब डॉक्टर के पास कैल्शियम कार्बोनेट जब शुरुआत में मार्केट में आया और पेशेंट आपको पता पूछता है कि डॉक्टर साहब दवाई कैसे लें, डॉक्टर ने कह दिया साहब दूध के साथ ले लो, क्योंकि डॉक्टर को ये पता था दूध से एसिडिटी, थोड़ा दूध पीते हैं ठंडा आधा कप तो उससे एसिड ठीक होती है, उनका दूध के साथ में। और आपको पता पेशेंट को एक बार ये बोलते दूध के साथ में, तो ये तो भूल जाता कि थोड़ा, वो क्या पूरा मग्गा भर के लेता है, दिन भर दूध पीता है। तो दूध में भी आपको पता है कैल्शियम, और कैल्शियम कार्बोनेट में भी कैल्शियम, और दोनों कैल्शियम मिल जाएंगे तो पेशेंट का कैल्शियम लेवल क्या है, बढ़ जाएगा। और कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में कैल्शियम लेवल बढ़ा सकता लंबे टाइम में, और इस प्रॉब्लम को हम, और कैल्शियम लेवल बढ़ने से जो भी प्रॉब्लम होगी हाइपर कैल्शियमिया से, उस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दैट इज मिल्क, क्योंकि दूध के साथ लिया इसलिए मिल्क। फिर मैं लिखता हूँ दैट इज एल्कली, मिल्क ये क्या है, एल्कली, मिल्क एल्कली, क्योंकि एल्कली कैल्शियम कार्बोनेट है, दूध के साथ लिया मिल्क एल्कली क्या है, सिंड्रोम। डिटेल में आपके देखो आगे मैं कह रहा हूँ वन वर्ड में सब लिखे हुए हैं। तो मिल्क एल्कली सिंड्रोम किसके साथ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि मिल्क के साथ इसको लेते हैं, एल्कली ये खुद है, और दोनों के साथ में लेने से क्या होगा, पेशेंट का कैल्शियम लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन ये करता है कि मिल्क एल्कली सिंड्रोम किसके साथ होता है, तो कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में। मिल्क एल्कली सिंड्रोम में क्या होगा, हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है। और मिल्क एल्कली सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यदि आपका कैल्शियम लेवल बढ़ जाए तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, या आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सबको मिला के बोल दिया सिंड्रोम। और सिंड्रोम कैल्शियम लेवल बढ़ने से हुआ है, और मिल्क और एल्कली मिलके तो मिल्क एल्कली सिंड्रोम बोल दिया। तो इसके साथ मिल्क एल्कली सिंड्रोम होता है। मैग्नीशियम का मैंने आपको बताया, इसका 8% सॉल्यूशन, कहीं 7.5% भी, ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। और मैग्नीशियम साल्ट कैसा होता है, लेग्जेटिव, लूज मोशन करता है। और ये एल्यूमिनियम साल्ट क्या है, स्लो एक्टिंग है। और जहाँ भी एल्यूमिनियम हो, क्योंकि इंटेस्टाइन में जाके एल्यूमिनियम आयन रिलीज करेगा। और दो बातें आपको याद रखनी, किसी भी ड्रग में यदि एल्यूमिनियम होगा या उसका एल्यूमिनियम साल्ट है तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, कॉन्स्टिपेशन। तो एल्यूमिनियम, इसलिए आप कहेंगे ये एल्यूमिनियम आयन जो हैं ये हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम करेंगे और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा। तो देखो एल्यूमिनियम वाले साल्ट वाले एंटासिड के साथ कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम वाले एंटासिड के साथ में क्या है, डायरिया या लूज मोशन जो है वो होता है। और इसीलिए हम एल्यूमिनियम के बर्तन में खाने को पैक नहीं करते, खाना नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो पेशेंट क्या घर के मेंबर को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो रहती है। दूसरा, यदि इसके अंदर एल्यूमिनियम है और कोई भी ड्रग जिसमें एल्यूमिनियम आ जाए उसको लगातार काम में लेंगे तो ये एल्यूमिनियम हमारी इंटेस्टाइन से जो फास्फोरस का अब्जॉर्प्शन है उसको भी कम करता है। और इंटेस्टाइन से फास्फोरस का अब्जॉर्प्शन कम होगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हाइपोफॉस्फेटेमिया की प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ से आपने देखा कि यदि मैं इस एंटासिड को काम में लेता हूँ, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो मुझे क्या है, फास्टली एक्शन आता है, एसिड रिबाउंड। यदि मैं एल्यूमिनियम को लेता हूँ तो बहुत धीरे काम करता है। तो ऐसे केस में हम क्या करें, दोनों का कॉम्बिनेशन ले लें, तो ये फास्ट काम करेगा, ये स्लो काम करेगा। फास्ट और स्लो को साथ लेंगे तो एक्शन कैसा आएगा, ना तो फास्ट आएगा ना ही स्लो आएगा, यानी कैसा आएगा उसको क्या कहेंगे, दैट इज सस्टेन्ड एक्शन। सस्टेन्ड का मतलब बीच का थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि आपको पूछे ये एंटासिड और एल्यूमिनियम के साथ क्यों कंबाइंड करते हैं, तो आप कहेंगे सस्टेन्ड एक्शन के लिए। सस्टेन्ड का मतलब धीरे धीरे एक्शन आएगा इसलिए करते हैं।
दूसरा, यदि मैं प्रॉब्लम बताऊं कि मैंने कहा ये साल्ट लेंगे तो लूज मोशन हुआ, ये लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हुआ, दोनों को साथ लेंगे तो क्या होगा। देखो ये लूज मोशन करता है क्योंकि इंटेस्टाइन के मूवमेंट बढ़ाता है, ये इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। दोनों को साथ लेंगे तो आप कहेंगे हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा, न तो मूवमेंट बढ़ेंगे और ना ही क्या है कम होंगे, ना तो लूज मोशन होगा ना ही कॉन्स्टिपेशन होगा। और इसको बोल सकते हैं आपके जो बाउल मूवमेंट है। देखो कई बार इस वर्ड को BOWEL ऐसे लिख देते हैं, तो इससे आपके जो बाउल मूवमेंट हैं, बाउल का मतलब आपके जो इंटेस्टाइन है उसके जो मूवमेंट हैं वो शॉर्ट में बाउल मूवमेंट जो है वो क्या BOWEL, बाउल मूवमेंट लिस अफेक्ट, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये बाउल मूवमेंट बढ़ा देता है, ये घटा देता है। दोनों को साथ लेंगे तो बाउल मूवमेंट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो ये पार्ट हमने आज डिस्कस किया और आज के पार्ट में मैंने आपसे 2-3 बातें ही डिस्कस की हैं। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि अच्छे से आपको पढ़ाएं। नया सब्जेक्ट है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है। 3-4 क्वेश्चन इससे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और बहुत थोड़े से पार्ट में ही वो 3-4 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। जिसमें हमने आज जो डिस्कस किया बफर के बारे में बात की थी, दूसरा मैंने टॉपिक डिस्कस किया वो एंटीऑक्सीडेंट था, और तीसरा टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट हैं, इनके बारे में। तो ये 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं आपको साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि जिन लोगों के हमारे पास में सबका रिकॉर्ड है और जिन लोगों की क्लासेज आपकी हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जिस टाइम आपने ज्वाइन किया है उसमें हो जाएंगी, तो वो क्लासेस आपकी फिर से नहीं होंगी। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आप साथ साथ याद कीजिए, हम एक एक चीज़ को अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं। और कोई भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो इस नंबर के ऊपर आप सेव कर लीजिए पुनिया सर के नाम से, और इसके और व्हाट्सअप करके अपनी जानकारी जो है ले सकते हैं। और इसी के साथ ही आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कुछ टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपने अमूल्य समय आपने निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।